भी अनेक लोगों ने सुना होगा, यक्ष युधिष्ठिर संवाद। तो यक्ष ने कहा कि मेरे कुछ प्रश्न हैं, इन प्रश्नों का अगर सही उत्तर दोगे तो तुम्हारे मृत भाई सभी जिंदा हो जाएंगे। तो कई प्रश्न थे, केवल एक का जिक्र मैं करूंगा। यक्ष प्रश्न सामान्यतया हमारे यहाँ बड़े कठिन प्रश्न माने जाते हैं। तो यक्ष ने पूछा युधिष्ठिर से कि किम आश्चर्य, आश्चर्य क्या है। युधिष्ठिर ने जो उत्तर दिया, एक आदमी दूसरे आदमी को मरते हुए देखता है फिर भी जीने की कामना करता है, इससे बड़ा आश्चर्य दुनिया में कुछ हो नहीं सकता। अगर मुझसे यक्ष आज सवाल करे किम आश्चर्य, तो मेरा उत्तर युधिष्ठिर वाला नहीं होगा। मैं उसको उत्तर दूंगा कि जम्मू में पिछले 6 वर्षों से कलश ज्योति संस्थान के द्वारा आयोजित इस समारोह में संस्कृत और सनातन के विद्वानों को प्रतिष्ठित किया जा रहा है और ये अनवरत कार्यक्रम चल रहा है। मुझे लगता है जम्मू कश्मीर के लिए इससे बड़ा आश्चर्य दूसरा हो नहीं सकता है। ये हम सबका परम सौभाग्य है। इस कार्यक्रम में अनंत विभूषित जगत गुरु स्वामी श्री वासुदेवाचार्य जी महाराज का आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हुआ। मैं उन्हें नमन करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय दिल्ली के कुलपति प्रोफेसर श्रीनिवास वरखेड़ी जी को वर्ष 2025 का कैलक संस्कृत रत्न पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। मैं उनको हृदय से बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। उनके दूरदर्शी नेतृत्व में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय संस्कृत शिक्षा के गौरव की स्थापना के लिए निरंतर प्रयासरत है तथा वहाँ के छात्र एवं अध्यापक सांस्कृतिक धरोहरों, गुरु शिष्य परंपरा, न्याय, भारतीय ज्ञान प्रणाली तथा बौद्धिक परंपराओं के अन्य गहन पहलुओं को बढ़ावा देने के लिए समर्पित भाव से काम कर रही है। मैं कैलाश ज्योतिष एवं वैदिक संस्थान ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत रोहित शास्त्री जी को भी इस कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूँ। महंत रोहित शास्त्री जी ने प्राचीन ऋषियों और मुनियों की अंतर्दृष्टि को जम्मू के जनमानस तक पहुँचाने तथा सांस्कृतिक और बौद्धिक पुनरुत्थान के लिए निरंतर प्रयत्न किया है। आज इस अवसर पर मैं उनके अप्रतिम कार्यों की सराहना आपके बीच करना चाहूँगा। आज कैलाश ज्योतिष एवं वैदिक संस्थान ट्रस्ट का 14वां स्थापना दिवस भी है। मैं ट्रस्ट के सभी सम्मानित पदाधिकारियों का भी मैं हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं और उनसे ये कहना चाहता हूं कि उनके ऊपर विकसित भारत के निर्माण, निस्वार्थ सेवा और सांस्कृतिक पुनर्जागरण की एक बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। देश को आपसे बड़ी उम्मीदें हैं और आप सभी को एक दूरदर्शी शिल्पकार की तरह अपने अपने क्षेत्र में दायित्वों का निर्वहन करना होगा तथा समन्वय, सौहार्द, शांति तथा समृद्धि का मार्ग भी प्रशस्त करना होगा। एक घटना मुझे और याद आ रही है, पता नहीं आप में से कितने लोगों ने इसे ध्यान से देखा होगा या पढ़ा होगा। सनातन की चर्चा बहुत लोग करते हैं। मित्रों, 2 दिसंबर का दिन मैं मानता हूं कि सनातन संस्कृति की शाश्वत यात्रा में एक अत्यंत महत्वपूर्ण दिनों में से गिना जाएगा। लगभग 200 वर्षों के पश्चात 19 वर्षीय युवा श्री देवव्रत महेश रेखे ने दंडक्रम पारायण पूरा कर भारत की देश और विदेश में बसी विशाल युवा पीढ़ी को प्रेरित करने का काम किया है। काशी स्थित वल्लभराम शालिग्राम सांगवेद विद्यालय के छात्र देवव्रत ने 50 दिनों तक शुक्ल यजुर्वेद की माध्यान्ह शाखा के हजारों कठिन मंत्रों का शुद्ध पाठ करके ये साबित किया है कि युवा पीढ़ी राष्ट्र की सनातन परंपरा, रीति रिवाज तथा आध्यात्मिक विरासत के सच्चे उत्तराधिकारी हैं और आज इस सम्मान के समारोह के द्वारा भी
शारदा पीठ के सभी युवाओं से मैं कहना चाहूँगा कि देवव्रत जैसे युवा ही आपके प्रेरणा के स्रोत होने चाहिए। आज नई पीढ़ी को देवव्रत जैसे युवाओं को अपना रोल मॉडल चुनना चाहिए, जो मॉडर्न वर्ल्ड के स्किल्स से सराबोर भी हो तथा सनातन संस्कृति का संरक्षक भी हो, जिसके भीतर साइंटिस्ट जैसी खोज की ललक भी हो और आदि शंकराचार्य जैसे परम पूज्य संतों द्वारा दिए गए आदर्श और मूल्य भी हों। नई पीढ़ी को ऐसे रोल मॉडल चाहिए जो अध्यात्म को अपना मूल आधार बनाकर सत्य, शांति और सद्भाव की खोज में समाज का मार्गदर्शन करते हुए राष्ट्र निर्माण के महायज्ञ में अपना योगदान दे सके। देवव्रत जैसे साहसी युवाओं, प्रोफेसर श्रीनिवास जी जैसे विचारक से आत्मविश्वास, विनम्रता सीख कर नई पीढ़ी को आगे बढ़ने की जरूरत है। मैं हमेशा इस बात पर बल देता हूँ कि हमें साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों को साथ लेकर चलना होगा। प्राचीन भारत की शैक्षिक प्रणाली और आम जनजीवन इसी संतुलन पर आधारित थी। हमने आध्यात्मिकता और भौतिक प्रगति को साथ लेकर पूरी दुनिया में गुरु की पदवी हासिल की थी। प्राचीन काल में जब भारत में ज्ञान, अध्यात्म और सनातन संस्कृति अपने शिखर पर थी, तब हमारे इस महान राष्ट्र का विकास भी दुनिया के बाकी देशों से कहीं बहुत आगे था। यही धरती सभ्यता के मूल केंद्र के रूप में जानी जाती थी। सदियों बाद अभी स्वामी जी ने बताया, पुनः राम मंदिर के भव्य निर्माण तथा नई पीढ़ी में आध्यात्मिक जागरण की नई चेतना संस्कृति के पुनर्जागरण का एक नया प्रतीक है और मुझे पूरा विश्वास है कि सनातन संस्कृति के सार्वभौमिक सिद्धांत ही आधुनिक विश्व की चुनौतियों और समस्याओं का समाधान भी प्रस्तुत करेंगे। मित्रों, महर्षि अरविंद ने एक बार कहा था कि भारत को पुनर्जन्म लेना होगा, क्योंकि उसका पुनर्जन्म विश्व के भविष्य की मांग है। भारत कभी खत्म नहीं हो सकता, हमारी जाति कभी लुप्त नहीं हो सकती, क्योंकि मानवता के सभी खंडों के बीच भारत ही एक ऐसा देश है जिसके लिए उच्चतम तथा सर्वश्रेष्ठ नियति तय है, जो कि मानव जाति के भविष्य के लिए अत्यंत जरूरी है। भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जो सभी धर्मों, विज्ञान तथा चिंतन को एक साथ लेकर चले और पूरी मानवता को एक सूत्र में पिरोने का काम करे। मैं समझता हूँ कि अपने इन क्रांतिकारी विचारों के द्वारा महर्षि श्री अरविंद ने दो बड़े लक्ष्य दिए थे। पहला लक्ष्य था हर एक भारतीय को एक ऐतिहासिक संपन्न सभ्यता के उत्तराधिकारी होने का गर्व महसूस होना चाहिए, ताकि आदर्श, साहस और दृढ़ निश्चय के साथ हम राष्ट्र निर्माण की यात्रा में आगे कदम बढ़ा सकें। दूसरा, हमें संगठित और विकसित भारत का निर्माण करते हुए इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि वह भारत हमारे महापुरुषों के विचार, नैतिक और चारित्रिक मूल्यों के मजबूत स्तंभों पर खड़ा हो। आज श्री गैलख ज्योतिष एवं वैदिक संस्थान ट्रस्ट के स्थापना दिवस समारोह के इस अवसर पर आप सबसे मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। आइए मिलकर एक जागरूक भविष्य निर्मित करने के लिए हम सब एक साथ काम करें। हमारे यहाँ ऋग्वेद में कहा गया, सचा सने मनहौसा सुवीरा, महापराक्रम और वीरता से युक्त मनुष्य संगठित हों, और इसलिए हमें संगठित होना होगा तथा जागरूक भविष्य के लिए समाज को भौतिक और आध्यात्मिक जीवन में संतुलन बनाकर चलना होगा, ताकि आत्मानुशासन, सादगी और आध्यात्मिक विकास के साथ साथ नए इन्वेंशन और इनोवेशन पर विशेष ध्यान दिया जा सके। श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज कहते थे कि संसार को अपनी सेवा के लिए मानना बंधन है और अपने को संसार की सेवा के लिए मानना यही मुक्ति है। अनादिकाल से सनातन संस्कृति ने इसी बात पर बल देते हुए
वैश्विक कल्याण की बात कही है। हमारे ऋषि मुनियों और पूर्वजों ने प्रार्थना की, आरे देवास्मद युयोतना, हे देव हमसे द्वेष की भावना दूर कीजिए। इसलिए हमें समाज के हर एक वर्ग को जोड़कर एक साथ जीवन में आगे बढ़ना होगा। मेरा दूसरा निवेदन है कि सनातन संस्कृति के विश्व शांति और सद्भाव के दर्शन को अपनाकर हमें किसी भी प्रकार के भेदभाव को पूरी तरह से समाज से समाप्त करना होगा। और हमारे यहाँ तो यजुर्वेद में कहा भी गया, मित्रस्य चक्षुषा समीक्षा महे, अर्थात हम एक दूसरे को मित्रता की दृष्टि से देखें। भेदभाव की व्यवस्था की वजह से देश ने और जम्मू कश्मीर ने स्वयं 7 दशकों तक बड़ा नुकसान झेला है। संविधान द्वारा नागरिकों के कल्याण और विकास के लिए बनाए गए नियम यहाँ पूरी तरह से लागू नहीं हो पाए थे। 7 दशकों तक नागरिक में भेदभाव अपने चरम पर था। 2019 के पश्चात समानता और समान अवसर की व्यवस्था भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी और देश की संसद के कारण सुनिश्चित हो सके। इसलिए अब ये समय है कि दृढ़ संकल्पित होकर कल्याण और सद्भावपूर्ण मानव विकास के चिंतन दर्शन को जम्मू कश्मीर क्षेत्र की युवा पीढ़ी तक पहुंचाना, ताकि सम्मान और करुणा को बढ़ावा देकर समाज में विभाजन और संघर्ष को कम भी किया जाए और ख़त्म भी किया जाए, और भविष्य की चुनौतियों के लिए भी युवाओं को सक्षम बनाया जा सके। मित्रों, शिक्षा ही संतुलित और पूर्ण जीवन का आधार है। अगर हम भारत की प्राचीन गुरुकुल शिक्षा प्रणाली को देखें तो संत और साइंटिस्ट अलग अलग नहीं बल्कि एक ही हुआ करते थे। अनेक उदाहरण हमें मिलेंगे। आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य विज्ञान और सत्य दोनों की खोज में ये बराबर जुटे रहते थे। मैं तीसरा निवेदन करना चाहूँगा कि हमें भी वर्तमान शिक्षा प्रणाली के द्वारा ऐसे व्यक्तित्व निर्मित करने हैं जो संत और साइंटिस्ट का मिला जुला स्वरूप हो। मेरा मानना है कि ऐसा व्यक्तित्व शाश्वत मूल्यों को जीवन में अपनाकर व्यक्तिगत और सामाजिक प्रगति सुनिश्चित करता है, जिससे समाज में शांति और समृद्धि स्थापित होती है। मेरा चौथा निवेदन है कि वर्तमान पीढ़ी को प्रकृति के साथ भी सामंजस्य स्थापित कर एक नए भविष्य को निर्मित करना होगा। सनातन संस्कृति ने तो हमेशा प्रकृति और सभी जीवन रूपों के प्रति संबंध और सम्मान को बढ़ावा देने की बात कही है, ताकि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के द्वारा जीवन संतुलित बना रहे। आज क्लाइमेट चेंज और बायोडाइवर्सिटी में हो रहे परिवर्तन को देखते हुए प्रकृति की समृद्धि सुनिश्चित हो, ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। और हमारी संस्कृति तो वो है जिसमें कहा गया, समानिवो आकृति समाना हृदयानि वह, समानमस्तु वो मनो यथा वह स्वसाहति। अर्थात एक हमारा उद्देश्य हो, सुसंगत हमारी भावना हो तथा एकत्रित हमारे विचार हो। हमारी गौरवशाली परंपरा ने हमेशा समाज की एकता पर बल दिया है। इसने हमेशा भेदभाव पैदा करने वाले तत्वों से हमें दूर रहने को कहा है। और इसलिए मेरा पांचवा निवेदन होगा, जो तत्व समाज में आपस में फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे तत्वों का हमें दृढ़तापूर्वक मुकाबला करना होगा और समाज के प्रबुद्ध जनों को इस अभियान का नेतृत्व भी करना होगा। ऋग्वेद में हमारे यहाँ कहा गया, भद्रम मनः कृष्ण वृत्तस्तूर्ये, अर्थात रण क्षेत्र में हम अपने मन को कल्याणकारी विचारों से युक्त बनावें। विकसित भारत की यात्रा में कर्म क्षेत्र में मौजूद समाज की शक्तियाँ अपना संपूर्ण योगदान दें। आज इस अवसर पर मैं यही कामना कर सकता हूँ। और फिर से केंद्रीय विश्वविद्यालय, संस्कृत केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति जी को हृदय से बधाई देना चाहूँगा और रोहित शास्त्री जी और उनके सभी सहयोगी का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूँगा। ये सच है कि पिछले कुछ दिनों में संस्कृत और सनातन के प्रति
जम्मू कश्मीर में भी एक नई जागृति आई है। कुछ बातें बताना आवश्यक है। अभी राष्ट्रीय स्तर का एक कार्यक्रम हुआ, वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे हुए। भारत सरकार की कल्चर मिनिस्ट्री ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया था। मुझे नहीं मालूम सभागार में बैठे हुए कितने लोगों को मालूम है, शायद कम लोग जानते होंगे कि राष्ट्रीय स्तर पर जो 10 जिले शीर्ष पर हैं, उनमें पहला जिला जम्मू का किश्तवाड़ है। पूरे भारत में वंदे मातरम की 150वीं जयंती के कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर को पहला पुरस्कार मिला है। और जो शीर्ष के 10 टॉप 10 डिस्ट्रिक्ट हैं, उनमें 9 जिले जम्मू कश्मीर के हैं, ये दूसरा पक्ष है। और केवल जम्मू, उधमपुर, रामबन, किश्तवाड़ नहीं, उसमें बारामूला, पुलवामा, कुपवाड़ा, ये भी जिले उसमें शामिल हैं। ये बदलता हुआ जम्मू कश्मीर। और जिस दिन प्रथम चरण का समापन था, आप में से कुछ लोग थे, मैं स्टेडियम में 20,000 लोगों ने एकत्रित होकर सामूहिक वंदे मातरम का गायन इसी जम्मू की धरती पर किया था। ये बदलता हुआ जम्मू कश्मीर। संस्कृत की बात हुई, मैं कहना चाहता हूँ, रोहित शास्त्री जी ने जो प्रेजेंटेशन अभी हम लोगों ने देखा कैलक संस्थान का, माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का जो संस्कृत पाठशाला है, किसी ने कहा कि उसमें सीटें, उसी में था कि सीटें बढ़ाई गई, दुगनी की गई, लेकिन ये उसकी विशेषता नहीं है। विशेषता ये है कि राष्ट्रीय स्तर के जो भी प्रतियोगिताएं हुई हैं, उसमें सबसे अधिक स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाला अगर कोई संस्कृत विद्यालय है तो वो माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का गुरुकुल है। दूसरी बात, पिछले 3 वर्षों में श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने संस्कृत पाठशालाओं के लिए 1,75,00,000 रुपए भवन निर्माण के लिए दिए हैं। ये उसका दूसरा पक्ष। पिछले साल श्राइन बोर्ड ने 5 मंदिरों का निर्माण रियासी जिले में 1 करोड़ की लागत से कराया। इस वर्ष फिर 5 मंदिरों का निर्माण प्रारंभ हो गया। वहीं कटरा में श्राइन बोर्ड माता के मंदिर के बगल में बहुत पुराना शंकराचार्य जी का मंदिर था, टूटे फूटे खंडहर हो गए थे। 30 करोड़ रुपए की लागत से उस मंदिर का निर्माण भी वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड करा रहा है। ये बातें इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कभी कभी न कहने से भी लोगों को बड़ा भ्रम हो जाता है। शिवखोड़ी भगवान शंकर का पवित्र स्थल है। भगवान भोलेनाथ के भक्तों को बड़ी कठिनाई होती थी और इसलिए कटरा में और शिवखोड़ी में 26 करोड़ रुपए की लागत से नए हेलीपैड का निर्माण भी माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड करा रहा है, क्योंकि शिवखोड़ी श्राइन बोर्ड के पास पैसा नहीं। एक और बात मैं बताना चाहूँ, अभी प्रलयंकारी बाढ़ में लोगों का तो नुकसान हुआ ही, लोगों के घर तबाह हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हुआ। विद्यालय, हेल्थ सेंटर, जम्मू रीजन में अनेक विद्यालय तबाह हो गए। अभी सरकारी मदद से किसी जिले में एक भी विद्यालय का पुनर्निर्माण नहीं हो सका, लेकिन रियासी जिले के 15 विद्यालयों का पुनर्निर्माण श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने करा दिया है। मैं समझता हूँ कि ऐसे काम, अनेक ऐसी बातें हैं जो मैं कह सकता हूँ। बाढ़, जब प्रलयंकारी बाढ़ आई थी, डिविजनल कमिश्नर कहा साहब बड़ी तबाही है, तो बिना सोचे समझे रियासी और उधमपुर के अनेक परिवारों को जो सहायता की जानी चाहिए थी वो की गई। और एक अंतिम बात मैं आज इसको बताना बड़ा जरूरी है रोहित शास्त्री जी, कि पूरे हिंदुस्तान में देवी माँ का म्यूजियम कहीं नहीं। बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इंटरनेशनल म्यूजियम ऑफ गॉडेस, वो भी आने वाले 6 महीने में कटरा में बनकर वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की सहायता से तैयार हो जाएगा। ये सूचना मैंने दी। फिर से मैं रोहित शास्त्री जी, उनकी पूरी टीम को हृदय से साधुवाद देता हुआ और आप लोगों से थोड़ा क्षमा मांगता हुआ कि अगर बोर मैंने कर दिया हो तो क्षमा करिएगा। मैं फिर से महान विद्वान संस्कृत के कुलपति जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। स्वामी जी के चरणों में प्रणाम करके अपनी बात यहीं पूरी करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।